हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी द शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपना सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है बालक की जो परिवार की अपेक्षा विद्यालय में ज़्यादा वो रहना पसंद करता है? विद्यालय में जो उसके सगे संबंधी होते हैं उन्हें ज़्यादा पसंद करता है परिवार की अपेक्षा। तो वो होती है आपकी 11 से 12 वर्ष की स्टेज, यानी कि बी आंसर इज राइट हो जाएगा 40 क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है जाति, भाषा, खेल या फिर कोई भी नहीं? तो यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाग से अगर संबंधित है तो आपकी जाति है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है, शिशुपाल तथा समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। शिशुपाल एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? तो ये होता है आपका विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से। ये आंसर इस राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय शिशु के सिर की जो लंबाई होती है शरीर से 1/4 होती है, यानी कि एक हिस्सा उसका सर होता है, सिर होता है यानी कि, और 4 हिस्से उसके, 3 हिस्से आपके शरीर के हो जाते हैं, यानी कि 1/4 शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर से मानी जाती है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, तो 1/7 हिस्सा होता है, यानी कि एक सर का हिस्सा और 7 शरीर के हिस्से हो जाएंगे। तो 1/7 आपको याद रखना है, 1/7। नेक्स्ट है आपका, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बुढ़ापा में? तो परिपक्वता के कारण यौन की, अगर आपसे किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी यौन अगर आपको दिखाई दे, तो यौन परिपक्वता के कारण जो शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं वो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में होते हैं। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा? तो 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यावस्था। ए आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान साबुन का चूर्ण यानी कि ब्रंजक पाउडर, यानी कि आपने देखा होगा सर्फ का प्रयोग कैसा होता है? अच्छा होता है, खराब होता है, कोई भी नहीं, या श्रेयस्कर होता है? तो यहाँ पर गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का जो चूर्ण यानी कि आपका जो सर्फ होता है वो श्रेयस्कर होता है। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। समानुपातिक प्रभाव के नियम हैं, केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव या फिर रेखा दूरी माप का प्रभाव? सी आंसर इस राइट हो जाएगा। रेखा दूरी तथा माप का प्रभाव ही समानुपातिक प्रभाव के नियम माने जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है डी ओडस थॉमस की, एस्थर फ्रेंच बैटन की, सी ए वेस्टोन की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर डी ओडस थॉमस की है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं एगमार के, ISI के, FPO के, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो उत्पाद चिन्ह होते हैं एगमार के होते हैं। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। बैंक के खातों के प्रकार हैं बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता या उपयोग सभी? तो बैंक के 5 प्रकार होते हैं खातों के, 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 और होते हैं। आवर्ती खाता होगा एक आपका, और एक आपका बचत खाता भी इसमें आ रहा है। आवर्ती खाता भी एक आपका होता है जो 5 साल के लिए खोला जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के, डाकघर के, राष्ट्रीय बैंक के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका बाल उपहार योजना है ये आपका जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के
के लिए कार्य कर रही है, के अंतर्गत कार्य कर रही है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा 51 का। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक्य को बचत कहा जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति आपकी किन्स की है? यंग की है या गुड्डे की है? तो यह उक्ति आपकी किन्स की है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट है आपका संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। तो संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन पूछ रहा है जो दिखाए गए यानी कि दृश्य यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से जो प्रदान की जाती है प्रदर्शनी होती है। आपने प्रदर्शनी देखा होगा, प्रदर्शनी जो आपका है ये समूह में आती है, जनसमूह में, और यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी लगा दी जाती है और जो भी लोग होते हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर जानकारी प्रदान की जाती है। तो इसमें आपका ए आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी भी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन होता है। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला या घर को सजाने की कला या घर में कार्य करने का विज्ञान। तो यहाँ पर गृह विज्ञान का जो अर्थ है आपका अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला होता है। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो यह उद्देश्य किसका है ये आपको बताना है। तो यह उद्देश्य आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षाओं में आता है। सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया है, तो वह कौन सा है? डॉक्टर के एन चंद्रशेखर, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मधुसूदन सिन्हा। तो ये है आपका ए आंसर, डॉक्टर के एन चंद्रशेखर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो ये आपके डॉक्टर के एन चंद्रशेखर जो थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विद्यालय ने गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया था? तो ये किया था आपका महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। बी आंसर इस राइट हो जाएगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर भी आपसे गृह विज्ञान शिक्षण विषय के बारे में उच्च विद्यालय में, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गृह विज्ञान को हाई स्कूल में अनिवार्य विषय कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1965 में। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था? तो यहाँ पर कब और कहाँ सर्वप्रथम की अगर बात कर रहा है तो सर्वप्रथम 1948 को मद्रास में। बी आंसर इस राइट हो जाएगा, गृह विज्ञान को पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान को पढ़ाने का प्रावधान 1948 मद्रास में हुआ था। बी आंसर इस राइट हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, आपातकालीन शक्तियों में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी आंसर इस राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बनाया था? 1980 में, 76 में, 61 में, 90 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम आपका 1990 में बना था। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार, परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग सभी। तो डी आंसर इस राइट हो जाएगा।
12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या शैशवावस्था। तो 12 से 18 वर्ष का जो आयु काल होता है वो आपका एडोलसेंस कहलाता है, यानी कि किशोरावस्था। ए आंसर इस राइट हो जाएगा इसमें। बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो बच्चों के स्थायी दांत 4 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि दांतों में आपके दांत आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। स्थायी दांत जो होते हैं आपके 4 वर्ष की अवस्था में निकलती हैं और अस्थायी दांत जो होते हैं आपके 6-7 माह की अवस्था में निकलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी दांत कितने होते हैं? स्थायी दांत आपके 32 होते हैं। और अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांत आपके 20 होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके की बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि द्विवर्षीय दांतें कौन से होते हैं और एक दंतीय, यानी कि दो दंतीय दांतें कौन से होते हैं और एक दंतीय दांतें कौन से होते हैं? तो ये आपके छेदक, रदनक और मोलर जो दांत होते हैं आपके, ये द्विदंतीय होते हैं, यानी कि 2 बार निकलते हैं। स्थायी दांतों में भी निकलते हैं और अस्थायी दांतों में भी निकलते हैं। लेकिन आपके प्रीमोलर दांत जो होते हैं, प्रीमोलर दांत जो आपके होते हैं वो सिर्फ एक दंतीय होते हैं। वो आपके 10 से 11 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक दंतीय दांतें कौन से होते हैं। ठीक है, तो और आपको ये भी याद रखना है छेदक का क्या कार्य क्या है, भेदक का कार्य क्या है, रत्नक का कार्य, छेदक का क्या है, रत्नक का क्या है, यानी कि इंसीजर का क्या है, कैनिन्स का क्या है, प्रीमोलर का क्या कार्य है, चीरना फाड़ना सब आपको याद रखना है, और काटना कौन से दांतों का कार्य है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। दांतों से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही आना है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि छेदक का कार्य चीरने का है या फाड़ने का है। कि मैंने आपको बताया था दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। रदनक का कार्य क्या होता है? छेदक का। सबसे पहले होते हैं आपके कृंतक, जो आपके 2 वर्ष में 20 दांत निकल जाते हैं। मतलब अस्थायी दांत जो होते हैं आपके 2 वर्ष तक 20 दांत आ जाते हैं आपके। और सबसे पहले आपके कृंतक निकलते हैं जो आपके 6 से 7 माह में निकलते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भोजन को कुतरना। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके रदनक, जिनको इंग्लिश में कैनिन्स कहा जाता है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना है। कृंतक को इंसीजर कहा जाता है, कृंतक को छेदक बोलते हैं। ठीक है, दूसरे आपके रदनक होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये निकलते हैं आपके 16 से 20 माह की अवस्था में। ठीक है, ये जबड़े में 2-2 दांत इधर 2 इधर रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अग्रचवर्णक, यानी कि प्रीमोलर। प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को चबाने में सहायक होते हैं ये, और प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं, यानी कि अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं आपके, ये 8 दांत होते हैं। ठीक है, और ये रत्नक आपके 4 दांत होते हैं और कृंतक आपके 6 होते हैं। तो ये जो आपके अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर दांत हैं, ये 10 से 11 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। चवर्णक जो होते हैं आपके, ये चबाने में सहायक होते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 6-6 यानी कि आपके 12 दांत होते हैं और ये 12 से 15 माह में निकलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके 3 प्रकार के दांत द्विदंती होते हैं, यानी कि वो स्थायी में भी निकलते हैं और अस्थायी में भी निकलते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से? इंसीजर, कैनिन्स और मोलर जो होते हैं, ये द्विदंती दांत होते हैं। ये आपके दूध के भी निकलते हैं और अन्न के भी निकलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी दांत को क्या कहा जाता है? स्थायी दांतों को अन्न के दांत कहा जाता है। अस्थायी दांतों को क्या कहा जाता है? अस्थायी दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपके अग्रचवर्णक दांत होते हैं, ये एक दंती होते हैं। कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। और किस उम्र में निकलते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ठीक है, दांतों के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अस्थायी दांतों को अन्न के दांत कहते हैं, जो 20 वर्ष की अवस्था में 28
हो जाते हैं। ये आपके 32 भी किसी किसी के 28 दांत मिलेंगे, किसी किसी के 32 दांत देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आपका। किस काल में बच्चा अपने परिवार से ज़्यादा बातें सीखता है? तो वो है आपका इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था में बच्चा जो अपने परिवार में रहता है उसके आधार पर बातें सीखता है। जैसा परिवार में बोला जाएगा वैसा ही बच्चा सीखता है, जैसा परिवार में लोग करते हैं वैसा ही बच्चा करता है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर 66 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं व्यवस्थित रूप से? तो मानसिक विकास जो होता है आपका नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो खपच्यों का, रस्सियों का, तेलों का या गर्म जल का? तो यहाँ पर रेडियस तथा अल्ना अस्थियां अगर भंग हो जाती हैं तो यहाँ पर खपच्यों का प्रयोग करना चाहिए। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। कार्बोलिक अम्ल क्या होता है? ये जो आपका फिनाइल होता है जिसे हम पोछा लगाते हैं उसी को रासायनिक भाषा में कार्बोलिक अम्ल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपसे कार्बोलिक अम्ल की जगह फिनाइल भी लिखा आपको मिल सकता है और कार्बोलिक अम्ल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ऐसे विष जो किसी अंग को जलाए बिना ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं उदाहक विष कहलाते हैं। बी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट होता है? जैव निम्नकरणीय, जैव या निम्नकरणीय, वायु प्रदूषक या जल प्रदूषक? तो प्लास्टिक जो होता है आपका जैव निम्नकरणीय होता है। बी आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी आपकी 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो ओजोन के जो स्तर होते हैं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। ए आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें 73 का। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुई? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में? स्वपोषीय क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषीय कहा जाता है। और स्वयं अपना भोजन कौन से पोषी बनाते हैं? तो पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनसे किसी को भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके विकास के कारण कौन सी गैस उत्पन्न हुई है? तो आपकी ऑक्सीजन हुई है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन आपका 78% होता है। ऑक्सीजन आपका 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और ओजोन आपका 1% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वायुमंडल की गैसों का भी याद रखना है। और एक आपका है प्रोटीन की जो कंपोजिशन, यानी कि प्रोटीन का जो आपका संगठन है उसके प्रोटीन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने % पाई जाती हैं, वो भी आपको याद रखना है। प्रोटीन में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन पाई जाती है 50%। फिर आपका ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो प्रोटीन में ऑक्सीजन आपकी 32% पाई जाती है। हाइड्रोजन आपका पाया जाता है, हाइड्रोजन आपका प्रोटीन में पाया जाता है 18.5% और नाइट्रोजन आपका इसमें पाया जाता है 3.5%। और इसमें आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। और इसमें सल्फर पाया जाता है आपका और फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। 1% फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है प्रोटीन्स में। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि
वायुमंडल की भी सारी गैसों का विवरण मैंने आपको बता दिया है। और प्रोटीन का भी, प्रोटीन में कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32% और नाइट्रोजन 15%, सल्फर 3% और फास्फोरस 3%। यानी कि प्रोटीन भी आपका 6 तत्वों से मिल करके बना है। और ये शरीर में जो गैसें पाई जाती हैं वो भी 6 तत्वों से मिल करके बनी हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं आपकी, वो भी आपकी 6 तत्वों से मिल 6 प्रकार की गैसें आपकी वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी कितनी परसेंट पाई जाती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वो भी आपको याद रखना है। और प्रोटीन की रासायनिक संरचना भी बता दी है, वो भी आपको याद रखनी है। और शरीर में कितने परसेंट की कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है आपकी शरीर में वो ऑक्सीजन पाई जाती है। उसका कितना परसेंट होता है, 65% ऑक्सीजन आपकी हमारे शरीर में पाई जाती है। और कैल्शियम और फास्फोरस 1% आपका पाया जाता है यहाँ पर। और कार्बन आपका 18.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन आपका शरीर में 9.5% पाया जाता है और नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है। यानी कि मानव शरीर भी आपका 6 तत्वों से, 6 गैसों से मिलकर के बना है। वायुमंडल भी आपका 6 गैसों से मिलकर के बना है। और प्रोटीन भी आपका 6 तत्वों से मिलकर के बना है। आपका पूछा भी गया है आपका प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको तीनों, एक प्रोटीन की संरचना, ऊन की संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की संरचना, ऊन की संरचना, वायुमंडल की संरचना और शरीर में कितने परसेंट कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये भी पूछा जा सकता है। गैस की मात्राएं भी पूछी जा सकती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक गैस आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसका 65% होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ठीक है, प्रोटीन में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है 50%। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। इनसे जितना भी मैंने आपको बताया है, ये 4-5 चीज़ें, इनमें से 1-2 प्रश्न आपको, 2 भी नहीं तो 1 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपसे मैं बता दूं, एक ही प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है। कभी कभी एक नंबर, एक क्वेश्चन से भी हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें जो हैं, छोटे छोटे प्रश्न, इनको इग्नोर ना करें, क्योंकि यही हमारे भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जितना भी आपको मैं यहाँ पर वीडियो पर बता रही हूँ, वीडियो में पढ़ा रही हूँ, वो सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इग्नोर ना करें और इसको अनसुना भी ना करें। अच्छी तरीके से आप मन लगा करके नोट्स बनाइएगा। सभी जितना भी आपको प्रश्न से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर मैं आपको प्रदान करती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पढ़ाया और आगे नेक्स्ट प्रश्न पर पहुँच गए, नहीं। जितना भी आपको मटेरियल चाहिए होता है मैं यहाँ पर आपको प्रदान करती हूँ। तो प्लीज़ बस आपको साथ बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। आसपास की वायु होती है, जल होता है, स्थल होता है, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अजैविक घटक आपके सभी होते हैं। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन सी स्वयं सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कोस्ट निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। तो डी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरी बात ये, सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान, सामुदायिक विकास खंड की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो सब कुछ कर सकता है, और व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, 77 का सी आंसर इज राइट हो जाएगा। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से, कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर, कुकर, स्टोव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बात कर रहा है किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से रेफ्रिजरेटर से बचाया जा सकता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा 78 का। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होती है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा 79 का।
नेक्स्ट प्रश्न है, पर्दा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दरवाजे पर एवं खिड़कियों पर, पतला एवं आधे दरवाजे खिड़कियों पर, पतला एवं पूरे दरवाजे खिड़कियों पर, किसी भी तरह का? तो पर्दा हमेशा हमें लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और मन लगा करके बड़ी शिद्दत से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और ईमानदारी से की हुई पढ़ाई हमेशा हमें सफलता प्राप्त कराती है। तो बिल्कुल भी अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। पेपर भी आपका करीब में ही है, अप्रैल में पेपर हो जाएगा। तो अपने समय को समय की कीमत समझे। समय ही एक ऐसी चीज़ होता है जो गुजर जाता है तो वापस नहीं मिलता। जो समय चला गया वो चला गया, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी मेहनत आपके साथ, आपका समय आपके साथ है। अब अगर आप हाउस वाइफ हैं तो दिन में नहीं तो रात को पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, सफलता प्राप्त करनी है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। और मैंने यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आपका यहाँ पर पढ़ाया है, डिटेल्स में पढ़ाया है। एक बार आप वहाँ पर जा कर के पढ़िएगा ज़रूर। और वीडियो यहाँ पर डाली हुई है, आपको बहुत ही ईजिली तरीके से आपको समझ आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, और वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।